हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे टेक्स्ट पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने कंपनी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट किए थे। बेसिकली अगर हम बोले तो मैंने वहां पे कुछ एमसीक्यूज डाले थे, क्वेश्चन दिया था विद 4 ऑप्शंस। आप लोगों ने उस पर वोट किया, सबके अलग अलग आंसर थे, अलग अलग परसेंटेज वहां पे मुझे शो हुआ कि सबने अलग अलग आंसर्स किए हैं। अब आप लोगों ने वहां पे अपना आंसर तो दे दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट किए थे उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, आपने जो वहां पे अटेम्प्ट किया वो सही था या गलत था, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप अपने आप को इम्प्रूव करें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब ये जो एमसीक्यू मैंने पोस्ट किए थे उसका पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि हम कंपनी लॉ तो पढ़ते हैं, अगर हम सीएस की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट सबसे मेन हमारा एक एक्ट होता है, सबसे मेन हमारे लिए एक लॉ होता है जो हमें आगे तक काम आता है। और जो ये छोटी छोटी चीज है, जब आप एग्जाम में भी कंपनी लॉ का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे केस स्टडी पूछी जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके दिमाग में और क्लैरिटी आती जाएगी और चीजें क्लियर होती जाएगी कि आपको कितना फोकस रखकर आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है एग्जाम में भी। क्योंकि जब मैंने आप लोगों के वोट्स यहाँ पे देखे तो मैंने देखा कि कई लोगों ने ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा, इसलिए वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को उसका करेक्ट आंसर बता पाऊँ, आप लोग समझें कि किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को एग्जामिन करना होता है और फिर आंसर करना होता है। तो ये जो मैं एमसीक्यूज पोस्ट कर रही हूँ उसका मेरा पर्पस ये है कि आप लोग कंपनी लॉ को और प्रैक्टिकल तरीके से समझें और लॉजिकल तरीके से समझें, उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर आप लोग कर पाए। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आप लोग इम्प्रूव करेंगे, और जब मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बताऊंगी कि इसका ये करेक्ट आंसर था तो आपको भी ये पता लगेगा, आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जिन लोगों ने सही अटेम्प्ट किया था उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही से पढ़ रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जिन लोगों के आंसर्स गलत थे वो लोग समझेंगे, वो लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को तो बिल्कुल सिंपल रखा था लेकिन आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो कई लोगों ने आंसर्स सही भी दिए हैं, कई लोगों के आंसर्स गलत भी हुए हैं। तो उनको एक डायरेक्शन मिलेगा कि उनको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो जिनके आंसर सही थे बहुत बढ़िया, और जिनके आंसर सही नहीं थे उनको अपने आप को इम्प्रूव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्टेज की एग्जाम दे रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। जब क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड करेंगे तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। अगर आपने जल्दी में क्वेश्चन को रीड किया, अगर आपने क्वेश्चन को ही गलत इंटरप्रेट कर लिया तो फिर आप आंसर कुछ भी लिख के आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना कि क्वेश्चन में आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है वो बहुत जरूरी होता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट का मतलब है मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नो लिमिट, क्योंकि पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में आप मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। कई लोगों ने यहाँ पे 3 और 50 टिक किया है, तो इस पर तो मैं कमेंट करूंगी नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है। और कईयों ने यहाँ पे 200 लिखा है। 200 जिसने टिक किया है उनको प्राइवेट कंपनी का ध्यान रह गया होगा, तो प्राइवेट कंपनी का देखते हुए उन्होंने टिक कर दिया। अब आपको एग्जाम में भी ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप सीएसईटी पे हो तो आपके पास एमसीक्यू ही आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो हर ऑप्शन हमें सही लगता है, तो वहां पे तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और वहीं पे हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सीएस एग्जीक्यूटिव में तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पब्लिक कंपनी लिखा है, प्राइवेट कंपनी लिखा है, लिस्टेड कंपनी लिखा है, इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है। कई बार होता क्या है कि हम उसको अलग ही तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जो बेसिक पॉइंट है वो हम इग्नोर कर देते हैं और उससे ही पूरा आंसर हमारा चेंज हो जाता है। अगर हमने क्वेश्चन में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी ये चीज भी नहीं देखी प्रॉपरली तो भी हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने पब्लिक कंपनी की बात की थी, तो पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंपनीज एक्ट 2013 किन पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जो मेजोरिटी ने आंसर किया है वो 80% किया है, लेकिन मेजोरिटी का आंसर यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। अब वो कैसे, जब हम एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन नंबर 1 में, तो एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अ प्रीवियस कंपनी लॉ। जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, ठीक है। अब 2013 के पहले 1956 हुआ करता था, तो हो सकता है कोई कंपनी
तब इनकॉर्पोरेट हुई होगी, हो सकता है कोई कंपनी उसके पहले इनकॉर्पोरेट हुई होगी, तो उन सब पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। तो मतलब नंबर 1 एप्लीकेबल है। नंबर 2 और नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। तो यस, इट इज एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी ऑल्सो। एक्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जब इनकंसिस्टेंसी होगी तो इनका स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल तो है, इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा, तीनों पे एप्लीकेबल रहेगा। एक्सेप्शन जरूर है इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी के केस में, बट एक्सेप्शन यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे एप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 उन पे भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मेजोरिटी का आंसर गलत हो गया, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ एबीसी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दिस रिगार्ड। अगर एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब XYZ लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने यहाँ पे ये पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला था एबीसी लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड, क्योंकि एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, मतलब क्या हुआ कि XYZ लिमिटेड का कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एबीसी लिमिटेड के पास होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि नॉट ट्रू हमें बताना है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट था, एबीसी लिमिटेड कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ XYZ लिमिटेड। तो अगर एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है तो वो कैसे बन सकती है कि अगर उसने XYZ लिमिटेड का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर अगर होल्ड करके रखा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सब्सिडरी कंपनी की, तो ये दोनों पॉइंट उसमें कवर होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जिन्होंने 27% चूज किया है उनका आंसर यहाँ पे गलत हो गया। फिर 55% ने चूज किया है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नन ऑफ द अबाव इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने नन ऑफ द अबाव टिक किया था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो नन ऑफ द अबाव इसका आंसर था। तो ये है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट हो गया और अच्छे से आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो क्वेश्चन को सही से रीड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट था मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी। अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल आपको क्या चाहिए, तो ऐसा कोई लिमिट एक्ट में नहीं बता के रखी है, ना ही रूल्स में बता के रखी है। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 86% का कहना था 7 एंड 14% का कहना था 3। अब यहाँ पे भी मेजोरिटी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अभी जो 14% है उन्होंने 3 किस बेसिस पे टिक किया होगा, उन्होंने मेंबर्स वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। उनको दिमाग में क्या रह गया होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 टिक कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में अटेम्प्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 की रिक्वायरमेंट होती है, 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं पूछा था, यहाँ पे मेंबर्स पूछा था। तो जो 14% है जिन्होंने 3 टिक किया, ऑप्शन बी टिक किया, उनका आंसर यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स नहीं, यहाँ पे मेंबर्स पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश डायरेक्टर्स whereas a private company must have at least dash डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे मेजोरिटी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। मिनिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में चाहिए 3 और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए 2। अब जिन्होंने ए टिक किया है, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहाँ पे उसी का उन्होंने रिवर्स कर दिया। उन्होंने मेंबर्स का सोचते हुए टिक कर दिया। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं तो 7, और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं तो 2 पे टिक कर दिया। तो उन्होंने ए ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। तो मैंने इसीलिए क्या किया था कि जो आंसर है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरीके से किया था कि आपको कंफ्यूजन हो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। डायरेक्टर्स पूछा है, मेंबर पूछा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वो आपको ध्यान रखना है। तो जो ए जिन्होंने टिक किया है वो गलत है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंबर्स नहीं, यहाँ पे मैंने डायरेक्टर्स का पूछा था, तो मेजोरिटी इज करेक्ट। नेक्स्ट था व्हाट इज नोन एज चार्टर ऑफ अ कंपनी, तो मेजोरिटी 88% का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एमओए। जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो होता है कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कि इससे ज्यादा मेंबर्स हो ही नहीं सकते, तो वो है ऑप्शन बी, दैट इज 200। 200 मेंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जिनके आंसर करेक्ट थे वेरी गुड, और जिनके आंसर सही नहीं थे उनको अपने आप को इम्प्रूव करना है कि कहाँ पे उनकी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे वो लोग सही से क्वेश्चन को नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू सॉल्व करना अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों का कोई भी अगर सजेशन है रिलेटेड टू दिस एमसीक्यूज तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।